जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह 9वां वीडियो है। इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का 9वां है। ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखें। चैनल के प्लेलिस्ट में शामिल है, मैं बना दिया हूँ, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम भारतीय संविधान से संबंधित पूरी वीडियो घटना चक्र से जो भी प्रश्न पूछे गए थे भारतीय संविधान में से चैप्टर वाइज दिए गए थे, सारे को अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। और भारतीय इतिहास से घटना चक्र बुक में पूछे गए प्रश्नों को भी पूरा अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर वाइज। वो भी आप लोग यदि नहीं देखें तो जाकर उसे देखें और उसका लाभ उठाएं दोस्तों। और करेंट अफेयर भी मैं स्टार्ट किया हूँ, वार्षिकांक करेंट अफेयर, उसे भी जाकर देखें। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बीएसएसटी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस नंबर 9वां है। इस 9वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है? फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? 4 ऑप्शन है इसमें से। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा। तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा उस समय वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL, ठीक है, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। PIL की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है और वहीं से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? JVP जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों की ये समिति थी जिसे JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समिति ने अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष कब पेश की थी? तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को सरकार के समक्ष वर्ष 1949 में पेश की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1949 में JVP अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। JVP का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1948 में इनका गठन हुआ था। वर्ष 1948 में गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों को बंटवारा के लिए गठन किया गया था और 1948 में उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1949 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 तहत प्रस्तावित प्रणाली क्या थी? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या परिसंघ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अखिल भारतीय संघ थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांत 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से इनमें शामिल होना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कथन दिए हुए हैं, कहा गया है सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सरकारी आयोग गठित हुआ था किस चीज की समीक्षा के लिए? ये प्रश्न पूछा दोस्तों। सरकारी आयोग है जो 4 ऑप्शन है इसमें।
पहला कथन है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग गठन हुआ था, गलत है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के लिए गठन हुआ था, ये भी गलत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों के लिए गठन हुआ था, ये भी गलत है। और संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 के कथन नंबर 4 केवल सही है, बाकी सारा का सारा गलत है। राज्य एवं संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के मजबूत बनाने के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था, तो केवल 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उसको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रस्तुत किए थे। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? 87 में। गठन कब हुआ था? 1983 में। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी केवल सही हमारा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, कुछ कथन दिया हुआ है। भारतीय संविधान में महान्यवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महान्यवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो दिया गया है। हम लोग देखते हैं सारे कथन को। एक में दिया गया संविधान के अनुच्छेद 76, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत ही इसके पद का सृजन किया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामला में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। और वह संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मतदान भी दे सकता है, ये गलत है। मतदान नहीं दे सकता, केवल भाग ले सकता है। तो कथन 1 और कथन 2 सही है, बाकी कथन 3 गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक महान्यवादी के पद की चर्चा की गई है दोस्तों। वह बिना सरकारी अनुमति से किसी भी व्यक्ति को बचाव आपराधिक मामलों में नहीं कर सकता। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 243 के डी के तहत। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। अनुच्छेद 243 के डी के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक पंचायती राज की चर्चा है दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 243 के डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। धन विधेयक के अतिरिक्त धन विधेयक के अलावा एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? यदि धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक है जो विधानसभा यदि पारित कर देता है, तो विधान परिषद में कितना दिन पड़ा रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी 3 माह तक पड़ा रहेगा। विधानसभा में लगभग 3 माह से ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में चर्चा दिया गया है। धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 197 में दिया गया है। ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, तो उसके बाद विधान परिषद में उसे विधेयक को 3 माह से ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना पटना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अक्टूबर 1934 में पटना में की गई थी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र दत्त एवं मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र दत्त, मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर
10 की ओर। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति, रेड क्लिफ समिति है जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को लागू करवाने हेतु या पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने हेतु या भारत के अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने हेतु या भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं की निर्धारण करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रेड क्लिफ समिति जो गठन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी माउंटबेटन द्वारा जुलाई 1947 में की गई थी। किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। इस समिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित दो सदस्य भी शामिल थे। इस समिति की अनुशंसा पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर दोस्तों। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक है कौन? राम मनोहर लोहिया, जो कि वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में किया गया किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो दास्ता को अपराध किस वर्ष घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1960 में दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। कब? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, वर्ष 1960 में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता के अपराध वर्ष 1960 में घोषित किया गया था और 1789 ईस्वी के वर्ष 1860 में, 1960 नहीं दोस्तों, वर्ष 1860 में दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 1860 में। 1789 को देखें तो 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। 1789 में बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था और 1843 के एक्ट के तहत 1843 के एक्ट के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेलो ने दास्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्ष किस वर्ष दास्ता के अपराध घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1860 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि किस अधिवेशन में दिया गया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन में जो कांग्रेस का हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कांग्रेस के 21वां अधिवेशन, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था। बनारस में कब हुआ था? 1905 में हुआ था कांग्रेस के 21वां अधिवेशन। ठीक है, 21वां अधिवेशन था ये, 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था ये। और इस अधिवेशन में वंग भंग की निंदा की गई और अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोपाल कृष्ण को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में कब हड़ताल घोषित किया गया था? तो महात्मा गांधी ने पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल घोषित किए थे। 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की। यह गांधी जी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 15 में है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का अज्ञात पत्र कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। बिहार में लोटा विद्रोह जो हुआ था बिहार में 1856 में किस स्थान पर हुआ था? बिहार में जो लोटा विद्रोह हुआ था वहाँ कहाँ हुआ था?
तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, 1856 में हुआ था। 1856 में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध कर किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 में। इसमें कहा गया अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। मुगल शासक अकबर 1874 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। तब 1574 ईस्वी में, सॉरी 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था मुगल शासक अकबर ने, और 1576 ईस्वी तक पटना पर अधिकार कर लिया था। 1576 में अधिकार कर लिया था पटना पर, और 1580 ईस्वी तक बिहार के मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया, और अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी के अनुसार बिहार 7 सरकारों एवं सूबों में बटा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है दोस्तों, इसमें है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, मजलिस एक खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, मजलिस एक खलवत कहा जाता था। उसे मजलिस से खास कहा जाता है। मजलिस से खलवत की जगह, जहां पर मजलिस से खलवत मंत्री परिषद का जहां बैठक होती थी, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मंत्री परिषद को मजलिस से खलवत कहा जाता था। लेकिन जहां पर मजलिस से खलवत का मंत्री परिषद की बैठक होती थी, जहां पर बैठक होती थी, उसे मजलिस से खास कहा जाता था दोस्तों। जहां मंत्री परिषद बैठक करते थे उसे मजलिस से खास कहा जाता था। ठीक है, मजलिस से खास। बराक ए खास, बराक ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। जहां बराक ए खास कहा जाता था, जहां सुल्तान अमीरों, मालिकों और दरबारियों और अन्य रईसों को बुलाया करते थे, उसे वार ए खास कहा जाता था। वार ए आजम, वार ए आजम जहां सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, वहां वार ए आजम कहा जाता था। तो मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस से खलवत, और जहां बैठक होता था मंत्री परिषद का, उस स्थान को मजलिस से खास कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरनैनी कहा जाता है? ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरनैनी कहा जाता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सिंधु नदी को हिरनैनी कहा जाता था ऋग्वेद में। ऋग्वेद कालीन सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरनैनी कहा जाता था। जबकि इस काल में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी था, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, ये प्रश्न है। तो भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जामील था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जामील। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म यदि पूछा जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामील हुए थे दोस्तों। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बृक्ष के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय महावीर विजेता कहलाए, जीन कहलाए, अहर्त यानी पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है। किसमें? प्राकृतिक भाषा में, जिसे अर्धमागधी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 में चले, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो उस समय भारत का मानक समय 6:30 बज रहा होगा। ग्रीनविच के समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, इसलिए कितना बजेगा? 6:30 बजेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं
22 नंबर प्रश्न में 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, इसमें है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकट दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को पेरीहेलियन कहा जाता है या उपसौर कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी जब सूर्य अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी में रहती है तो उसे पेरीहेलियन कहते हैं या उपसौर कहा जाता है, और अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। अप मीन्स ऊपर, यानी कि अधिकतम दूरी पर, और निकटतम दूरी पर उपसौर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अपसौर की यह घटना 3 जनवरी को होती है दोस्तों। 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। और इस समय सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी में होता है। और अपसौर, ये उपसौर हो गया, अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है दोस्तों। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, और इस समय सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 में दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम अन्नाई मोदी है, अन्नाई मोदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में। 24 नंबर प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां हैं दोस्तों जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से उत्पन्न होती है नर्मदा नदी, और यह 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम खंभात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है या गिराती है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में मैचिंग दिया है दोस्तों, हम लोग मैचिंग करेंगे। एक जलधारा है, उसे मैच करना है। एक तरफ है समुद्र की धारा और एक तरफ समुद्र का महासागर है। अंगुलहास जलधारा, यदि अंगुलहास जलधारा देखें तो अंगुलहास जलधारा हिंद महासागर में, अंगुलहास जलधारा कहाँ है? हिंद महासागर में। एल नीनो है दक्षिणी प्रशांत में, एल नीनो आता है। क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत में, और बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक में, बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक में। तो इस प्रकार मैचिंग देखें तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अंगुलहास जलधारा हिंद महासागर में, एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, बेंगुएला का धारा दक्षिणी अटलांटिक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में। 26 में दिया गया है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है दोस्तों। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है बुशमैन। यदि और कुछ जनजाति के बारे में हम जाने, जैसे मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका में। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में। नुब्बा जनजाति सूडान में। बोरो जनजाति ब्राजील में। ये जो जनजाति हमने बताया है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा है बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में। इसमें कहा गया है, इसमें वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है, सिंधु का नहीं है, सतलज का नहीं है, ये सभी पार हिमालय से आती है नदियां, जबकि गोदावरी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में ही है। गोदावरी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गोदावरी नदी जिसका उद्गम मुहाना भारतीय राज्य में है, यह भारतीय प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदियां हैं। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी का। और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के नासिक के पास त्र्यंबकन पहाड़ी से हुआ है दोस्तों, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उप नदियां में यदि देखें, जो गोदावरी में जाके मिलती है, उसमें से प्राणहिता, पेनगंगा, मंजरा, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, ये सारी नदियां गोदावरी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र
ग्रैंड बैंक स्थित है? तो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक है जो उत्तरी अटलांटा क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो ग्रैंड बैंक है कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, यह विश्व का सबसे संपन्न मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक उथले समुद्र क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ ठंडे और गर्म पानी की धाराएं मिलती है जो मछली उत्पादन एवं या प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? कौन मुद्राएं कृत्रिम है? चार ऑप्शन है इसमें से। एसडीआर मुद्रा है जो कृत्रिम है। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती तथा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है कृत्रिम मुद्रा कहलाता है। कृत्रिम मुद्रा चलन में नहीं है लेकिन लेखांकन में के उद्देश्यों से के लिए खाली होता है, उसे कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं। एसडीआर ऐसी मुद्रा एसडीआर है जो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन देन के लेखांकन के इस्तेमाल होती है। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट होता है एडीआर, और जीडीआर का फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट। एडीआर क्या हो गया? अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट। जीडीआर हो गया ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट। एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 में। 30 में कहा गया भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में भारत में सिक्कों की ढलाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 831 की ओर। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य चीजें हैं कीमतें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बाजार के अस्तित्व के सबसे अनिवार्य चीज कीमत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? तो पीएम कुसुम योजना किस लिए चलाया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में पीएम कुसुम योजना चलाया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट का सौर ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान सौर ऊर्जा के स्थापना एवं पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन है जो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हम यदि इसमें देखें चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 34 में यदि प्रश्न नंबर 34 में देखें, प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष से बिहार में पंचायतों में महिलाओं को क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 2006 से बिहार में आरक्षण दिया गया था 50% महिलाओं को। और आरक्षण पंचायतों में आरक्षण जो दिया जाता है अनुच्छेद 243 के डी के तहत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 में। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति है, चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति लाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हम कुछ समितियों का नाम बता देते हैं दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित था। स्वामीनाथन समिति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित था। जानकी रमन समिति काफी इंपॉर्टेंट है ये। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कराधान से क्या था? रेखी समिति था। रेखी समिति। सरकारिया समिति केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों से संबंधित सरकारिया समिति। महान लोबिस्ट समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित था। राजा चिलैया समिति कर सुधार से था। राजा चिलैया समिति। और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से था संबंधित दोस्तों। और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। और खुसरो समिति
कृषि साक्ष्य तथा खुसरो समिति, गोई पोरियो समिति, बैंक सेवा सुधार से था गोई पोरियो समिति, नरसिम्हन समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार यानी वित्तीय सुधार से संबंधित नरसिम्हन समिति, और भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वास से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जो भी समितियां का नाम हमने बताया दोस्तों, इसे एक जगह लिख लें, ये काफी महत्वपूर्ण समितियां हैं, हर एग्जाम में एक न एक समितियां पूछ दी जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 36 में। प्रश्न नंबर 36 में दिया गया है दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न में सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 में। 37 में कहा गया रिफॉर्म नेशन। रिफॉर्म नेशन पुस्तक लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक लेखक गौतम चिकरमाने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, गौतम चिकरमाने। यदि कुछ पुस्तक के नाम जो इंपॉर्टेंट है, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर की लिखी हुई पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ। सलमान रश्दी के लिखी हुई है विक्टोरी सिटी, सलमान रश्दी ने लिखा है। और के सैलेजा ने माई लाइफ ए कॉमरेड, ये किसने लिखा है? के सैलेजा ने। तो रिफॉर्म नेशन पुस्तक गौतम चिकरमाने ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न में देखिए, 38 नंबर प्रश्न में 19वां नाम शिखर सम्मेलन विश्व 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? 19वां नाम शिखर सम्मेलन विश्व 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी युगांडा में नाम शिखर सम्मेलन विश्व 23 का आयोजन किया गया। कहाँ? युगांडा में, युगांडा में किया गया था। ठीक है। और 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 18वां सम्मेलन 1919 में बाकू में हुआ था दोस्तों। ये 19वां है, 18वां बाकू में हुआ था, बाकू में 18वां हुआ था। और 19वां जो नाम शिखर सम्मेलन है युगांडा में हुआ था। और युगांडा में नाम की स्थापना यदि हम देखें तो नाम की स्थापना वर्ष 1961 में किया गया था, वर्ष 1961 में। और कुल देशों की संख्या 120 है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। 39 में कहा गया अर्जुन पुरस्कार अवार्ड विश्व 23 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तरुण ढिल्लों का संबंध पैरा बैडमिंटन से है दोस्तों, पैरा बैडमिंटन से है तरुण ढिल्लों का संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और विश्व 23 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व 23 में सम्मानित जॉर्जिया गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? जॉर्जिया गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? और 40 नंबर प्रश्न है, इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी बुल्गारिया से संबंधित है, जॉर्जिया गोस्पोदिनोव का संबंध बुल्गारिया से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में कहा गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक विश्व 23 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक विश्व 23 में शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और इसमें भारत का स्थान 13वां है दोस्तों, भारत का स्थान 13वां है। और वैश्विक सूचकांक में पहले स्थान पर सबसे ज्यादा आतंकवाद कहाँ है? अफगानिस्तान में, पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 में। 42 नंबर प्रश्न में देखें, इसमें कहा गया है उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब वर्ष विश्व 23 में IISc बेंगलुरु को दिया गया है। IISc बेंगलुरु को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये है 4 ऑप्शन है, इसमें से वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को LVM3 नामक प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 43 में ही LVM3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण यान से
36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था दोस्तों। और मार्च 2023 में वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इसके साथ कितने उपग्रह ले गए थे? 36 उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में। 44 में कहा गया है पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री, 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जेम्स मारेप। जेम्स मारेप को पापुआ न्यू गिनी की नए प्रधानमंत्री बनाई गई है। और इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी है। पापुआ नई गिनी की कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 45 में। एशिया गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 46 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 के 14 जुलाई 2023 को 2:35 में लॉन्च किया गया था। और 24 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश रहा, लेकिन सफलता प्राप्त करने वाला पहला देश बना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या देश रहा भारत? तो चौथा देश, चंद्रमा पर चौथा देश रहा, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 47 में। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा गया है कृष्णा नदी। 48 नंबर प्रश्न में है। 48 नंबर प्रश्न को हम देखें, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो पंचगंगा, घाट प्रभा और कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्धा नदी तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा एवं तुंगभद्रा किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। जबकि पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 49 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में कहा गया है, इस प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 में लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। लिबेरो शब्दावली है जो वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वॉलीबॉल से लिबेरो शब्दावली का संबंधित है, वॉलीबॉल से। यदि हम देखें इसमें खेलों की संख्या जब देखें हम, वॉलीबॉल में कितना होता है? 7 को। बेसबॉल, यदि कबड्डी में देखें, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है कबड्डी में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है खिलाड़ियों की संख्या। और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या भी 7 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 में। नमक और रेत के मिश्रण में से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? नमक और रेत के मिश्रण में नमक को अलग करने का सही क्रम है, सबसे पहले नमक को घुला देना, उसके बाद छान लेना, निस्पंदन करना, फिल्ट्रेशन करना, उसके बाद बाष्पीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सर्वप्रथम मिश्रण को पानी में घोलकर बालू को छान लेते हैं और फिर खारे पानी के घोल से पानी को वाष्पित कर नमक एकत्र कर लेते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 52 में है दोस्तों। 52 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, विटामिन डी सूर्य की किरणों से संश्लेषित होता है। 53 नंबर प्रश्न में स्टिल्ट रूट्स
मौजूद होते हैं। स्टील रूट्स किसमें मौजूद है? 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। गन्ना और मक्का में स्टील रूट मौजूद होते हैं, जिससे निचले स्टेम नोडल से बढ़ती है और मिट्टी में गहरी हो जाती है। इस प्रकार के जड़ें गन्ने और मक्का में पाए जाते हैं, स्टील रूट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 में। 54 में कहा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 में दिया गया है, इसमें इसमें है 54 नंबर प्रश्न में, फिफ्टी फोर नंबर प्रश्न है। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया है एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। तो एक आवेशित चालक पर आवेश उसकी बाहरी सतहों पर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कहाँ होती है? उसकी बाहरी सतहों पर। ठीक है, आवेशित चालक का आवेश कहाँ होती है? अब उसकी बाहरी सतहों पर। कोई भी आवेशित वस्तु धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो अपने पास के स्थान में प्रवेश करता है। अतः आवेश चालक की बाहरी सतह पर होते हैं। चूंकि कंडक्टर इलेक्ट्रॉनों को कण से कण तक ले जाने की अनुमति देता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। कहाँ होती है? तो बाहरी सतह पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकाओं कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकाएं कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? 4 ऑप्शन है, ग्लाइकोजन में, प्रोटीन में, वसा में, स्टार्च में। तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्च में होती है। स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसके रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में बनाता है, जिसके कुछ भाग को उपयोग जीवन प्रक्रिया के संचालन में करते हैं तथा कुछ को भविष्य के लिए ग्लूकोज के बहुलक स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो स्वपोषी आंतरिक कोशिकाओं कोशिकीय ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। स्टार्च है जो पानी में अघुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 में। 56 में निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अव्ययी श्वसन का उत्पादन है? ईस्ट द्वारा अव्ययी श्वसन का उदाहरण है कौन? तो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और ऊर्जा पैदा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 56 में। प्रश्न नंबर 56 में इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है? परागकण को कौन संदर्भित करता है? ये प्रश्न पूछा है हमसे 57 नंबर प्रश्न में। तो इसमें दिया हुआ है परागकोश से अंडाशय में परागकण का स्थानांतरण होता है। तो इस तरह 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण होता है। एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के द्वारा फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में। प्रश्न नंबर 58 में दिया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा किसमें है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 से 112 या 90 से 112 डिग्री सेल्सियस में कौन सा होगा? क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है दोस्तों। इसकी सीमा मानव शरीर के तापमान के आसपास केंद्रित होती है, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो हमसे पूछा क्लिनिकल थर्मामीटर का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। प्रश्न नंबर 59 में क्या कहा गया है? 59 में इसमें दिया गया है गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गैसों की अणुओं की गतिज ऊर्जा जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो गैसों की अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान में वृद्धि के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 में इलेक्ट्रिक हीटर में
परिवर्तित होती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर किस में परिवर्तित होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक हीटर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जब किसी विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बहुत गर्म हो जाती है और ऊष्मा का स्रोत बन जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर में विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 नंबर में ENT कान नाक गला, ENT कान नाक गला, आईज नोज और थ्रोट, तो इसमें डॉक्टर का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं डॉक्टर? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का? तो ऑप्शन नंबर बी ENT में डॉक्टर हैं जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब मूल वस्तु से आकार में बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न है, दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो दहन है जो एक प्रतिक्रिया है जो कौन से पदार्थ के साथ करती है? तो ऑक्सीजन के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन है? तो पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, क्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है क्या? 64 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न है, आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। जब आभूषण बनाया जाता है तो सोने के साथ कौन सी धातु को मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, तांबा को। सामान्यतः आभूषण को मजबूती प्रदान करने के लिए आभूषण बनाते समय सोने के साथ तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 में कहा गया है, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बनाने के लिए पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट के द्वारा बदला जाता है। किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट के द्वारा, PET के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एक प्रकार की पॉलिस्टर है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को पैकेजिंग के लिए बोतल एवं कंटेनर के निर्माण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों 66 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया हुआ है 66 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें दिया गया है किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि के पिच को उसके आवृत्ति द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? आवृत्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ध्वनि की पिच को उसकी आवृत्ति से मापा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि उच्च पिच का, जबकि निम्न आवृत्ति वाला ध्वनि निम्न पिच वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो रक्त के संचरण में मदद कौन करता है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या रक्त प्लेटेस्ट? तो रक्त के संचरण में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एरिथ्रोसाइट फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों में लाने का कार्य करता है एरिथ्रोसाइट। हेमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे शरीर से सभी भागों में पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे शरीर में सभी भागों में पहुंचाता है, जबकि एरिथ्रोसाइड है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों में लाने का कार्य करता है एरिथ्रोसाइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रक्त के संचरण में एरिथ्रोसाइड काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 से 68 में। 68 नंबर प्रश्न में देखें तो इसमें दिया गया है, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो बल की इकाई कौन नहीं है? बल की इकाई, चार ऑप्शन है इसमें से जूल है जो बल की इकाई नहीं है। बल की इकाई
जूल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर होगा। जूल है जो ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल का इकाई पाउंड हो जाएगा, डाइन हो जाएगा और न्यूटन हो सकता है, लेकिन जूल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न में देखें, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 10⁻⁻6 होगा दोस्तों। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 10⁻⁻6 मीटर होगा, यानी कि माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम है जो नाभिक का भाग नहीं है। क्रोमेटिन नाभिक का भाग है। न्यूक्लियस नाभिक का भाग है और न्यूक्लियोप्लाज्मा नाभिक का भाग है। सेंट्रोसोम है जो नाभिक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो दोस्तों, यदि आप लोग को इससे कुछ भी हेल्प मिलता हो या वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न में, किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है? किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता एवं इटाई रोग का उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मानव में इटाई रोग और मीनामाता मरकरी के कारण होता है और इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 71 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? 4 ऑप्शन है इसमें से। कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा संचरित होता है? तो वायु के द्वारा क्षय रोग और निमोनिया रोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्षय रोग और निमोनिया रोग वायु के द्वारा संचरित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 में। प्रश्न नंबर 73 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पक्षी है जो गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है। गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह कौन है? पक्षी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 में। 74 में कहा गया है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर शरीर का कौन सा अंग पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 75 में। 75 में कहा गया, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानता किसके कारण होता है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानता कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचयन से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचयन से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले दोस्तों, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले सूचना जा सके। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।